जो शेयर कैपिटल पड़ा होगा वो उते है, आपकी बैलेंस शीट में कीथे है। जो शेयर कैपिटल पड़ा होगा ये इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल, इसमें आपको पता है फेस वैल्यू होती है। जिस किसी ने इसको, इतना गुस्सा, ये जिस किसी ने इसको डिवाइड करना है फेस वैल्यू से, उसी वक्त उसके पास क्या आ जाना है, नंबर ऑफ शेयर्स। अब आपने अगर कोई मुफ्त में भी शेयर्स बांटे हैं तो वो शेयर्स तो इसमें शामिल हो गए ना, आप इसको तो नहीं बदल सकते, आप इसको नहीं बदल सकते। शेयर्स इशू हुए हैं तो हुए हैं, शेयर कैपिटल के अंदर क्रेडिट हुए पड़े हैं रिटेन अर्निंग में से डेबिट होकर। अब जिस बंदे ने भी यहां पर शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स देखने हैं इस कंपनी के, तो उसको इसके ऊपर डिवाइड करने पे 10 से डिवाइड करने पे नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे जिसमें वो बोनस वाले शेयर्स भी हैं। अब क्या करें, कंपेरेबल नहीं रही 2010 की ईपीएस, कंपेरेबल नहीं रही, हम इसको कंपेरेबल बनाना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, 2010 की ईपीएस को क्या कर देंगे, रीस्टेट। क्या कर देंगे जी, रीस्टेट। तो कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस ऑफ 2010 स्टैंडिंग इन 2011। देखो ना, 10 तो गुजर चुका था, अब यूजर के पास तो वो पुराना 10 होगा कि नहीं होगा, और बोलो, यूजर के पास वो पुराना 10 होगा। लेकिन जब हमने इस बोनस इशू की वजह से उसको बताएंगे, जाहिर सी बात है, उसको बताएंगे कि भाई देखो बोनस इशू हुआ है जिस वजह से हमारी ईपीएस पिछले साल से कंपेरेबल नहीं रही, ये मुनासिब नहीं लगता, इसलिए हमने 2010 की ईपीएस को ही क्या कर दिया है, यूं समझ लिया है कि ये बोनस इशू 2010 में भी थे। क्या ये असल सारी बात इसके इर्द गिर्द घूमनी है। मैंने ये अज्यूम करना है कि ये बोनस इशू जब से बिजनेस चला तब से ही है, तो मतलब 11 में तो आ ही गए हैं, 10 में भी थे। अगर 9 का प्रॉफिट पड़ा होता है उसकी ईपीएस निकालते तो 9 में भी थे, लेकिन कंपैरेटिव आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस का सिर्फ 2 साल का ही बनता है, तो फिर सिर्फ मसला कहां तक जाएगा हमारा, पिछले साल तक। और बात समझ आ रही है कुछ, ये अगर समझ आ गई तो बस फिर बेसिक ईपीएस खत्म है, बस फिर तो प्रैक्टिस करेंगे जब तक आपकी तसल्ली ना हो। लेकिन ये पॉइंट अगर समझ गए तो बाकी कैलकुलेशन का तरीका डिफरेंट है, पर लॉजिक समझ आ रही है बात की। हमारे सामने क्या होता है, 2000 अगर 19 में खड़े हैं तो एक साल 18 कंपैरेटिव है। अब अगर 19 में मैंने बोनस शेयर्स इशू किए हैं तो डिनोमिनेटर चेंज होने से ईपीएस तो बदल गई है। अब मैं इसको नहीं छेड़ सकता कि मैं कहूं ये है ही नहीं, शेयर्स कैसे नहीं है भाई, हैं, शेयर्स तो हैं, लेकिन जो ईपीएस है ना, ईपीएस, ये ईपीएस, ठीक है, ये वाली ईपीएस जो पिछले साल की है, इसको हम क्या कर लेंगे, रीस्टेट। इनको क्या कर लेंगे, शायद इन्होंने भी किया हो, नहीं इन्होंने नहीं किया था लेकिन उन्होंने किया हुआ था, इन्होंने ये रीस्टेट लिखा था, शायद इन्होंने इसी वजह से किया था, ये इन्होंने पिछले साल की ईपीएस को क्या कर लिया, रीस्टेट कर लेंगे। जैसे रीस्टेट करते तो ऊपर रीस्टेटेड लिखेंगे। क्यों करना पड़ा रीस्टेट, क्योंकि भाई ज्यादती है, कंपेरेबल नहीं है 10 और 9 इस वक्त कंपेरेबल नहीं है। अब पिछले साल तो 10 ही ठीक था, अब इस साल यूजर को 10 लिखकर भेजें तो वो कहेगा यार तुम लोगों की तो परफॉर्मेंस गिर गई है, तो हम कहेंगे नहीं जी हम इसको बदलने लगे। लेकिन चूंकि उसके पास 10 की पुरानी पहुंच चुकी हुई है तो उसको अगर चेंज करेंगे, अजम्पशन तो ये ले ली हमने, सोना नहीं है इस वक्त, अजम्पशन तो ले ली हमने कि ये बोनस शेयर्स हमेशा से हमारे बिजनेस में थे, तो इसका मतलब पिछले साल भी हैं या पिछले साल हैं तो ईपीएस तो चेंज होगी। लेकिन अब चूंकि पिछले साल वाली ईपीएस उसके पास पड़ी है अलमारी में, सरताज के पास, तलवार लेके निकल पड़ेगा वो, ऊपर लिखो रीस्टेटेड, और नीचे फिर जाकर आगे नोट बनाना है, इसका बता देंगे कि चूंकि बोनस शेयर्स इशू किए हैं इस वजह से भाईजान ये रीस्टेट करनी पड़ी। इतनी बात तो उसको भी पता होती है, बेसिक नॉलेज होता है हमारे यूजर को। अगर डिनोमिनेटर चेंज हुआ है तो ईपीएस तो बदलनी थी 2011 में, लेकिन डिनोमिनेटर जो चेंज हुआ है वो मुफ्त के शेयर से हुआ है, उस वजह से न्यूमिनेटर में कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं था। तो अगर सिर्फ डिनोमिनेटर बदलो, न्यूमिनेटर को चेंज किए बगैर, तो रेशो तो गिरनी है। ये ज्यादती है 2011 वाले साल में मुफ्त शेयर्स बांटने वाले के साथ, ठीक है, शेयर्स भी मुफ्त में बांटे और अपने ऊपर दब्बा भी लगवाएं, ये बात नहीं, ये बात सही नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2000 ईपीएस 2011 की तो हमने नॉर्मल कैलकुलेट कर ली, इसमें हमने कहा जी शेयर्स तो हो गए इशू, हाँ, ईपीएस 2010 जो है वो रीस्टेट हो जाएगी, ठीक है जी, ये क्या हो जाएगी, रीस्टेटेड, ठीक है जी। और ये रीस्टेटेड कैसे निकलेगी, अब पिछले साल का प्रॉफिट पकड़ोगे, वो लाख ही था, लेकिन इधर देखो शेयर्स यहां भी कितने ले लोगे, 10,000 जमा 2,000 यानी 12,000, इनके शेयर्स को भी बदल दो, यूं समझो ये बोनस हमेशा से था, ताकि शेयर्स का इंपैक्ट तो निकालें। अब भी अगर परफॉर्मेंस ये कम होगी ना, तो अब मैं कह सकता हूं कि हाँ वाकई परफॉर्मेंस गिरी है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स और डिनोमिनेटर मैंने बराबर कर लिए हैं, इसकी वजह से तो चेंज हो नहीं सकता।
वो मैंने फिर सवाल ऐसा बनाया था कि ये बराबर हो जाए, ठीक है ना, सवाल ऐसे बनाया था। तो बताओ जी, ₹8.3 पर शेयर बेटा होना है, ठीक है। वो मैंने इसलिए रखा था ना कि मैं समझा सकूं आपको, ठीक है। तो 2011 की ईपीएस 2010 की ईपीएस 2011 में खड़े होकर हमने दोबारा कैलकुलेट की है। उसको क्या बोला हमने, ये जी रीस्टेटेड, ठीक है। क्यों रीस्टेट करना पड़ा हमें, क्योंकि मुफ्त में शेयर्स बांट बैठे थे, जिस वजह से 11 की ईपीएस गिरती हुई नजर आ रही थी। हमने कहा यार शेयर्स का इंपैक्ट तो निकालो, अगर फिर भी गिर रही है तो मतलब हम वाकई गिर गए अपनी नजरों से, ठीक है। तो लेकिन ऐसा ना हुआ, और हमने कहा देखा, हम तो कह रहे थे, हमने तो खूब जोर लगाया था, इस दफा हमारी परफॉर्मेंस तो ठीक है, ये तो सिर्फ शेयर्स बटने की वजह से। तो ये एक कॉन्सेप्ट था छोटा सा। तो उसूल क्या है, उसूल लिख लें अपना। अब ये तीनों के लिए है बाय द वे, यहां पे लिखें बोनस, स्प्लिट, बोनस हो, स्प्लिट हो, कंसोलिडेशन हो। इन सब में देखो लॉजिक तो यही चलेगी ना कि शेयर्स ने बदल जाना है, बोनस में बढ़ते हैं, स्प्लिट में बढ़ते हैं, कंसोलिडेशन में कम होते हैं। शेयर्स ने तो बदलना है ना, डिनोमिनेटर के बदलने से रेशियो तो बदल जाएगी, ईपीएस तो बदल जाएगी। हम कह रहे हैं यार ये जो शेयर्स है ना बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन वाले, इनमें ना कोई पैसा आया ना गया, ये खामखाई तंग कर रहे हैं हमारी ईपीएस को। तो जब कभी ये आ जाएं, अज्यूम करना हमेशा से है, हमेशा से है, इस साल में दुराने साल आए हैं तो इस साल भी पूरा साल अज्यूम करना है, और पिछले साल पे भी। इसका मतलब अगर कभी सवाल में बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन आ जाए तो आपकी कंपैरेटिव ईपीएस रीस्टेट होगी, ये बताना चाह रहा था मैं, ठीक है। तो बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन के केस में यूं अज्यूम करना है, यूं अज्यूम करना कि ये हमेशा से थे, यूं अज्यूम करना जैसे शेयर्स, जैसे जैसे शेयर्स हमेशा से थे, हमेशा से ऐसे ही थे, ऑलरेडी थे, ठीक है ना जी, कि ये ऐसे ही थे बस। मतलब अगर वो ड्यूरिंग द ईयर है, करंट ईयर की बात करें तो अगर ड्यूरिंग द ईयर किसी पहले दिन नहीं इशू हुए, यहां तो मैंने खामोश था ना सवाल, मैंने अज्यूम किया साल के पहले दिन ही मैंने 11 में, मेरी एग्जांपल थी ना, साल के पहले दिन ही मैंने बोनस इशू दे दिया, ये सारा साल ही, ठीक है ना भी होते तो हम सारा साल इसको भी यहां पर भी अज्यूम करते, ठीक है ना। कोई वेटेड एवरेज इनको नहीं करना होता, इनको सीधा रखना होता है। तो करंट ईयर है तो इनको अज्यूम करेंगे कि ये स्टार्ट ऑफ द ईयर से थे, और प्रीवियस ईयर्स के लिए भी यही अजम्पशन होगी, करंट ईयर में भी स्टार्ट ऑफ द ईयर पर इनको लेके जाना है, और प्रीवियस ईयर्स के लिए भी क्या अजम्पशन है, फ्रॉम स्टार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब कहने का ये है कि बस इनको अज्यूम करो कि हमेशा से थे, ठीक है। बोनस हो, स्प्लिट हो, कंसोलिडेशन हो, क्योंकि डिनोमिनेटर ने बदल जाना है, उधर ही रखो भाई, अभी उधर ही रखो, क्योंकि डिनोमिनेटर ने बदल जाना है इसलिए ईपीएस बदल जाती है, तो हम उसको बदलने नहीं देंगे। इसलिए हम इस साल को तो छेड़ नहीं सकते, नंबर ऑफ शेयर्स तो बदल जो गए हैं, पिछले साल की ईपीएस में बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन का असर डाल देंगे, ताकि हमारी पिछले साल की ईपीएस इस साल की ईपीएस जैसी हो जाए, ठीक है जी स्टूडेंट हैं। अगर वाला अभी नहीं करना, अभी तो ऑलरेडी बड़ा मसला है बेटा। तकरीबन 20 मिनट की रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। अब आप जाएं, इससे आगे मैं सिर्फ इसकी अब एग्जांपल, कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है, अब सिर्फ वर्किंग सिखानी है, अल्लाह करे आ जाए। वैसे मैं सोच रहा हूं कि शायद बस भी कर दूं, लेकिन हो सकता है ना भी करूं, अभी तो ज़रा मुझे चलने दें प्लीज़। यहां तक कोई मसला नहीं है तो बताएं जी बेटा। नहीं प्लीज़ बी सीरियस, मसला तो पूछें। हाँ तो इसीलिए तो रीस्टेटेड लिखा है बेटा। 11 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव में 10 पड़ी होगी ना, 10 तो निकल गया था, लेकिन जब 11 बनाएंगे तो 10 कंपैरेटिव होता है ना। यहां पर वो बेसिकली 10 लिखी हुई थी, हमने कहा नहीं इसको भी 8.3 कर लो, रीस्टेटेड 11 में ही कर रहे हैं, 11 में ही करते हैं, तभी तो बेटा रीस्टेटेड लिख रहे हैं। ये देखें
असल में मामला ऐसे हुआ था, पीएनएल 2010 2009 ये मामला था। चलते 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 इसके एंड पर ईपीएस लिखा हुआ था 10 रुपये। ये साल गुजर चुका था, हमारे हाथों से निकल चुका था। जब हमारा ये साल 11 वाला आया तो हमने फिर पीएनएल बनाया। अब इसमें 2011 बना, 2010 बना, इसमें भी चलते चलते एंड पर ईपीएस आई और वो आ रही थी ₹8.3 पर शेयर, यही है। अब हमने कहा यार ये जो चेंज आया है तो सिर्फ बोनस शेयर्स की वजह से आया है, तो 10 तो कंपेरेबल ही नहीं रहा, तो 10 के अंदर भी फिर ईपीएस को हमने, ये मैंने सिर्फ सवाल ऐसा रखा है कि बराबर आया है, वरना ये ऑटोमेटिकली हुआ करेगा, एग्जैक्ट थोड़ा ही होना है, कुछ ना कुछ तो परफॉर्मेंस का फर्क भी होता ही है। लेकिन मैंने अज्यूम ये करवाया कि परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं था। देखो रीस्टेट करने से ये क्या हो गया, अब ये 10 तो 11 में ही सही हो रहा है, लेकिन इसके ऊपर क्या लिख देंगे हम, क्योंकि वो हमारे हाथों से निकल गया था, ये 10 था। तो जब 11 के अंदर आते हैं तो 11 के अंदर 10 कंपैरिजन में होता है ना, जब इसको चेंज करना है तो ही तो रीस्टेट करना है। आइए सेट असल में देखो नजर आ रहा है, और असल में वहां पर शेयर्स भी 10,000 ही होंगे, क्योंकि बोनस शेयर्स तो वहां पे इशू हुए ही नहीं थे, ठीक है ना। सिर्फ कंपेरेबल करने के लिए सिर्फ ईपीएस को चेंज किया, और ये इसका नोट बना के सिखाएंगे, समझाऊंगा, तो यूजर को भी समझाते हैं हम, ये इसलिए किया भाई। लॉजिक्स में ज्यादा ना जाएं, अभी तो समझ लें। बोनस शेयर को बोनस समझना, बोनस बोनस है, स्प्लिट स्प्लिट है, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन है, हर एक का अपना काम है। कैपिटल बढ़ता है, कैपिटल तो बढ़ता है, बूस्ट इन अर्निंग्स नहीं एक्सपेक्टेड। मैंने नहीं कहा कैपिटल नहीं बढ़ेगा, तसल्ली से देखें। मुझे लग रहा है मैं आगे ना ही पढ़ाऊँ, लेकिन चलें इसको समझ लें तसल्ली से। एक्स्ट्रा क्लास फिर रख लें आइए सेट के लिए, आज थोड़ी देर फिर पढ़ लें, अगर ये एक्स्ट्रा नहीं ना पढ़ना तो आज पढ़ लें। भाई मैसेज तो नहीं किया, कर दी, उनको बाद में भी कर सकते हैं, इनके आइए सेट का आज कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कर लेते हैं आज थोड़ा सा। बस देखो ना ईपीएस में यहाँ पे रोकने लगा हूं ना, इसलिए होमवर्क भी और नहीं है, देखो होमवर्क भी और नहीं है। हाँ देखो असल में ना मेरी शक्लें देखकर ये नज़र आ रहा है कि अगर मैंने इसकी कैलकुलेशन वेटेड एवरेज की करवा दी जैसे करनी है, तो फिर बच्चों को लगे कुछ नहीं आता, हालांकि अच्छा भला लेक्चर गया। इसलिए रिलैक्स होकर ये कॉन्सेप्ट सेव रखें, इसकी एप्लीकेशन आज कोई नहीं है होमवर्क में, कल बात यहाँ से दोबारा शुरू करूँगा और फिर एंड तक उसको लेके जाऊँगा, और कल हाफ लेक्चर आइए सेट का होगा, हाफ इसका होगा। राइट इशू कल मैं नहीं आने दूंगा, क्योंकि फिर राइट इशू ने और तंग करना होता है, वो राइट इशू परसों पे जाएगा, लेकिन आपने ये सारे सवाल एक सिटिंग में करने हैं, ठीक है जी। बेटा फिलहाल जो मर्जी समझ लो, रिटेन्ड अर्निंग को मैंने डेबिट करके सिर्फ ये बताया कि शेयर्स तो बढ़ जाते हैं ना। खामोश हो, खामोश हो, खामोश हो प्लीज भाई। अगर मुझे आधा पौना घंटा लेना हो तो ये मीटिंग आगे हो सकती है ना, कर दें, ठीक है। 2 बजे आप हजरात, खवातीनों हजरात तशरीफ ले आइएगा। आइए सेट में मैं आपको चेंज इन एस्टीमेट का नोट विद रेजिडुअल वैल्यू करवाऊंगा, इसलिए सब आए, ये क्लास में नहीं हुआ होगा, कल भी करवाऊंगा इंशाल्लाह, परसों भी करवाऊंगा, रोज़ पढ़ाता हूँ मैं, कोई नई बात नहीं। रिकॉर्डिंग अब क्यों, आज क्या है, आधा घंटा सिर्फ तशरीफ ले आए सब, आधा घंटा ही पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, 2 से पौने 3, चलो पौना घंटा फाइनल। तो टेस्ट किस चीज़ का है, तो R1 नहीं पढ़ाऊंगा मैं, आइए सेट है तो आइए सेट ही पढ़ाना है। बस 2 बजे आ जाएं, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन ऑफ हैं पक्का, और उसमें फिर मजीद देखूंगा कोई एक आध दिन भी और भी कम कर दूंगा, लेकिन फिलहाल फ्राइडे सैटरडे ऑफ। खुशखबरी है आप लोगों के लिए, और 2 बजे से 2:30 बजे, 2:30 पौने 3 तक क्लास होगी। अल्लाह हाफिज, मैंने बोल दिया।